स्वागत है आप सभी का APIT एकेडमी में। ये आपका ट्रिपल सी और ओ लेवल का आपका तीसरा क्लास है और इस क्लास में इंटरनेट और WW वेब ब्राउज़र का ये तीसरा क्लास आपका है। टोटल 6 क्लास इसमें होने हैं। 2 क्लास पहले से ऑलरेडी अपलोडेड हैं इस चैनल पर और तीसरा क्लास आपका यहाँ पर है। इस क्लास में हमने जितने भी ट्रिपल सी से रिलेटेड या ओ लेवल से रिलेटेड इंटरनेट चैप्टर से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सम्मिलित कर रखा है। एक वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 20% मिलेंगे और 20% करने के बाद में आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि आपको 100 प्रश्नों के उत्तर अपने आप आ जाएंगे। इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है इस क्लास को कि आप आराम से सारे के सारे क्वेश्चन हल करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, वेयर इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग लोकेटेड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर स्थित है, इसको बताना है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कराने का अर्थ ये नहीं है कि आप सीधा सीधा आप देहरादून पर लगा दें। तो ये टिक हमने देहरादून पर लगा दिया तो ये देहरादून आपका सही हो गया। इस तरीके से कोई भी आंसर आपका लगा सकता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ तो जाएंगे, देहरादून रट जाएगा, लेकिन आपको सही चीज़ इसको नहीं मिल पाएगा। तो पहले तो हम समझ लेते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या है। अगर इसके बारे में आप समझ जाएंगे तो आप देहरादून आसानी से के साथ में लगा सकते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज़ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ द रिसर्च, हायर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ द रिमोट सेंसिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक and GPS technology and natural resources environment and the disaster management under the Indian Development of Space, which was established in the year 1966 is located in the city of the Dehradun, Uttarakhand। अब जो रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्थित है, वो तो देहरादून उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका तो यहाँ पर सही हो जाएगा। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग को कब इस्टेब्लिश किया गया, कब स्थापित किया गया, ये 1966 में। तो क्वेश्चन आपके इसी से बन गए। तीसरा जो क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग का क्या यूज़ है, क्या करती है, तो ये रिसर्च पर काम करती है, हायर एजुकेशन आपको करना है, ट्रेनिंग करना है इन द फील्ड ऑफ रिमोट सेंसिंग, यानी रिमोट सेंसिंग के बारे में आपको हायर एजुकेशन लेना है या ट्रेनिंग लेना है, तब आप इस इंस्टीट्यूट का यूज़ कर सकते हैं। जियोग्राफिक मेडिकल यानी भू सूचना के बारे में जानकारी लेना है, GPS के बारे में जानकारी लेना है, नेचुरल रिसोर्सेस, इन्वायरमेंट एंड आपदा के बारे में आपको सीखना है या ट्रेनिंग लेना है या एजुकेशन लेना है, तब आप रिमोट सेंसिंग यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग का यूज़ कर सकते हैं। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, इंडियन डेवलपमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है ना। तो एक ही क्वेश्चन में इतने आंसर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑफ फॉर द बिजनेस पर्पस। बिजनेस पर्पस के लिए कौन सा डोमेन प्रतिबंधित है या रिस्ट्रिक्टेड है। .org दिया गया, .net दिया गया है, .in दिया गया है और .com दिया गया है। तो बिजनेस पर्पस के लिए यानी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित डोमेन है। तो यहाँ पर .org जो होता है वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे NGO के नाम से जानते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा .net है जो वो नेटवर्किंग से संबंधित है, नेटवर्किंग से संबंधित है। .in का मतलब ये होता है कि ये इंडिया की वेबसाइट है, इंडिया की वेबसाइट है। .com जो है ये कॉमर्शियल यूज़ के लिए है, कॉमर्शियल यूज़ के लिए है और इसी को हम बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर तो सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब URL के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। URL क्या होता है, URL जो होता है इसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जानते हैं। जैसे मान लिया हमने कोई भी नाम लिख रखा है http://www.google.com, तो यहाँ पर HTTP जो है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है और www जो है इसको हम वर्ल्ड वाइड वेब या सब डोमेन के नाम से भी जानते हैं।
यहाँ पर जो google.com है ये डोमेन नेम है, और यहाँ पर जो .com है ये आपका टॉप लेवल डोमेन है, इसे हम TLD के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर .com जो है वो एक TLD है, टॉप लेवल डोमेन है, और ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ पर लिखा गया होता .org तो ये इसका मतलब ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर .gov लिखा गया होता ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। .mil लिखा गया होता तो मिलिट्री की वेबसाइट है। .info लिखा गया होता तो इंफॉर्मेशन की वेबसाइट है, और इसी तरीके से .net लिखा गया होता तो नेटवर्किंग की वेबसाइट है। इस तरीके से अलग अलग आपका TLD होगा और अलग अलग पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जाता है। What is the total number of layer found in OSI model reference model? टोटल नंबर ऑफ लेयर कितने होते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ लेयर आपके 7 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर होते हैं। इन 7 लेयर को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश से ट्रेन न्यू दिल्ली पहुंची। आंध्र प्रदेश से ट्रेन न्यू दिल्ली पहुंची। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसको आप बड़े में लिख लें। आंध्र प्रदेश से ट्रेन न्यू दिल्ली पहुंची, है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब इसमें याद करने का तरीका जो आपको बता दिया कि आंध्र प्रदेश से ट्रेन न्यू दिल्ली पहुंची, ये आपको रट के रखना है। आंध्र से क्या होगा? एप्लीकेशन लेयर। आंध्र से क्या होगा? एप्लीकेशन लेयर। प्रदेश से प्रेजेंटेशन लेयर। से क्या होगा? सेशन लेयर। से सेशन लेयर हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट से क्या हो जाएगा? ट्रेन से क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट लेयर। और न्यू से क्या होगा? नेटवर्क लेयर। और दिल्ली से क्या हो जाएगा? डेटा लिंक लेयर। और पहुंची से आपका फिजिकल लेयर हो जाएगा। फिजिकल लेयर। अब लेयर को जो हम काउंट करते हैं वो नीचे से हम लिखते ऊपर से हैं, लेकिन काउंट हम करते हैं नीचे से। तो लेयर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। ये आपका लेयर संख्या होती। और कभी कभी लेयर संख्या भी पूछता है, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर या फिजिकल लेयर या एप्लीकेशन लेयर, ये किस लेयर नंबर पर है। तो इतना चीज़ समझ में आ गया। 7 लेयर होते हैं। कौन कौन से लेयर होते हैं? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। अब कुछ लाइन लिखा गया है। द OSI मॉडल यानी ओपन स्टैंडर्ड इंटरकनेक्शन मॉडल जिसे कहा जाता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल वाज डेवलप्ड बाय द ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया है 1984 में। दिस इज़ अ रेफरेंस मॉडल। ये क्या है? एक रेफरेंस मॉडल है। दैट इज़ इट हैज़ नो यूज़ इन रियल लाइफ, यानी इस रेफरेंस मॉडल का रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं होता है। रियल लाइफ में हम TCP/IP मॉडल का यूज़ करते हैं। TCP/IP मॉडल का हम यूज़ करते हैं रियल लाइफ में। OSI मॉडल का कोई रियल लाइफ में यूज़ नहीं है। गिव IP एड्रेस, इतना IP एड्रेस दिया गया है। इज़ एग्जाम्पल ऑफ व्हिच, ये किस प्रकार की IP एड्रेस का एग्जाम्पल है। तो IP के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। IP जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम की पहचान करता है। जो एड्रेस यानी जो इन्फॉर्मेशन आपको मंगाना है, जो आपको अपने कंप्यूटर से सर्च करते हैं, वो सारे के सारे आपके IP एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। IP एड्रेस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो IPv4 होता है और एक होता है IPv6। ये 2 वर्जन आपके पास में होते हैं, IPv4 और IPv6। तो यहाँ पर जो IPv4 है, तो IPv4 को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। IPv4 वाज डेवलप इन 1983 यानी 1983 में इसको डेवलप किया गया था। IPv4 इज़ ऑफ द 32 बिट। ये कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। और इसका एग्जाम्पल जो होता है 192.168.100.254।
which is divided into 4 पार्ट, यानी किसमें कितने भागों में डिवाइड किया जाएगा, 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया एंड सेपरेट बाय द डॉट, और डॉट से हर ग्रुप को डॉट से अलग किया जाता है। IPv6 was developed by the IETF इंटरनेशनल यानी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा 1994 में इसको डेवलप किया गया था। IPv6 ऑफ द 128 बिट, IPv6 जो होता है 128 बिट का होता है, और IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है। ये भी ध्यान रखेंगे, 32 बिट का होता है। IPv6 कंसिस्ट ऑफ द 8 ग्रुप, IPv6 में कितने ग्रुप होते हैं, 8 बिट होते हैं। ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द 4 हेक्साडेसिमल डिजिट सेपरेट बाय द कॉलन, यानी इसमें 8 ग्रुप होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रुप आपके पास में होंगे, और हर एक ग्रुप को कॉलन से अलग किया जाएगा। ये वाला जो समानुपात वाला बिंद होता है उसे हम कॉलन के नाम से जानते हैं। तो कॉलन के द्वारा इसको अलग किया जाएगा हर एक ग्रुप को, और 8 ग्रुप होंगे, और इन ग्रुप में हेक्साडेसिमल डिजिट लिखा जाएगा। हेक्साडेसिमल डिजिट क्या होता है, 0 से लेकर के 9 तक और A से लेकर के F तक जो डिजिट लिखे जाते हैं उसको हम हेक्साडेसिमल डिजिट के नाम से जानते हैं। तो ये जो है ना एग्जाम्पल दिया गया है IP, ये IPv6 का है, तो ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा, IPv6, और IPv6 128 बिट का होता है। Which browser was launched फॉर इंडिया इन जुलाई 2010, यानी इंडिया के द्वारा जो वेब ब्राउज़र लॉन्च किया गया था वो जुलाई में, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था ईपिक। ईपिक जो लॉन्च किया गया था वो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। इंडियन फर्स्ट वेब ब्राउज़र ईपिक वाज लॉन्च इन जुलाई 2010 बाय द आलोक भारद्वाज। किसके द्वारा डेवलप किया गया था, आलोक भारद्वाज के द्वारा इसको डेवलप किया गया था जुलाई 2010 में, और ये आपका इंडिया का वेब ब्राउज़र है। ओपेरा मिनी जो है इसको डेवलप किया गया था ओपेरा सॉफ्टवेयर के द्वारा 10 अप्रैल 1995 में इसको डेवलप किया गया था। मोजिला फायरफॉक्स जो है ये 23 सितंबर 2010 को मोजिला फाउंडेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। क्रोमियम जो ब्राउज़र है ये भी एक प्रकार का जो ब्राउज़र होता है, ये स्पेशली आपका अवंतु पर काम करता है। किस पर काम करता है, अवंतु पर काम करता है, और इसको गूगल के द्वारा ही डेवलप किया गया है। 2 सितंबर 2008 को गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है। तो इंडिया का जो वेब ब्राउज़र है वो आपका ईपिक है। नीड टू ट्रैक अ मोबाइल फ़ोन, यानी एक मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर कुछ लाइन लिखी गई हैं। प्रत्येक फ़ोन में एक IMEI नंबर होता है, यानी जिसे हम इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी के नाम से, नंबर के नाम से जानते हैं, जो आपके फ़ोन की पहचान करता है। यदि आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो आप नेटवर्क प्रोवाइडर पर IMEI नंबर का उपयोग करके ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। तो मोबाइल को ट्रैक करना है या उसे ब्लैक लिस्ट में डालना है तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, IMEI नंबर की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। Which of the following is a fastest speed, निम्न में से कौन सा ऐसा है जिसकी सबसे स्पीड फास्ट होती है, तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया पैन, वैन, मैन और लैन। पैन जो है ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है, लैन आपका लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। व्हिल पैन सपोर्ट 250 KB इन जेगबी एंड द अप टू 24 Mbps इन ब्लूटूथ, यानी ब्लूटूथ के साथ में अगर इसको काम कराएंगे तो आपका 24 Mbps के हिसाब से ये डेटा ट्रांसफ़र करेगा। लैन क्या करता है, लैन सपोर्ट 10, 100 और 1000 Mbps या 10 Gbps एंड 40 Gbps ट्रांसफ़र स्पीड। लैन की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। लैन की स्पीड क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। लैन से हम 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps या 10 Gbps या 40 Gbps के हिसाब से हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैन स्पीड इज़ 44 Mbps से लेकर के 155 Mbps के
बीच में होता है, और वैन स्पीड इज़ लेस दैन मैन एंड लैन 150 Mbps, यानी वैन की जो स्पीड होती है मैन और वैन से कम होती है, इसकी स्पीड 150 Mbps के करीब होती है। तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो किसकी है, वो आपकी लैन की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर ऑप्शन में इस तरीके से नहीं समझना लैन की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले जाएँ, ऐसा नहीं, आप क्यों होता है और एक एक करके सारा हमें समझना है। क्वेश्चन नंबर 48 है http://www.google.com इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच, यानी जो ये वेबसाइट लिखा गया है ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये एक आपका URL है। क्या है URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। URL रिप्रेजेंट द पेज ऑफ द वेबसाइट और वेबसाइट, यानी ये URL जो होता है ये वेबसाइट के पेज को रिप्रेजेंट करता है या पूरे के पूरे वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है। URL वाज स्टार्टेड इन 1994 में। URL की शुरुआत कब हुई थी, 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा, टिम बर्नर ली के द्वारा, एंड इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा, IETF के द्वारा, एट द सेकंड नेम और एड्रेस ऑफ द वेबसाइट। ये क्या है, वेबसाइट का सेकंड नेम है, वेबसाइट का एड्रेस है या वेबसाइट का एक सेकंड नेम है। बाय द व्हिच इज़ नोन एज रिकॉग्नाइज एंड यूज़ ऑन द इंटरनेट, जिसके माध्यम से इंटरनेट पर इसको जाना और पहचाना जाना जाता है और पहचाना जाता है। यानी इंटरनेट पर URL के माध्यम से हम किसी भी वेबसाइट को जानते और पहचानते हैं। इट इज़ अ कॉल्ड URL, उसे हम क्या कहते हैं, URL कहते हैं। यू कैन राइट 255 कैरेक्टर इन द इंटायर URL, यानी इंटायर URL में, ये पूरा URL है, इसमें आप 255 कैरेक्टर तक ही लिख सकते हैं। देयर आर 2 पार्ट ऑफ द URL, होस्ट नेम एंड डोमेन नेम। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो होस्ट नेम होता है और एक आपका डोमेन। .com जो है ये डोमेन नेम है और ये आपका होस्ट नेम है, तो 2 पार्ट आपके पास में होते हैं। DNS हैज़ फुल नेम, DNS का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, DNS का जो फुल फॉर्म होता है वो डोमेन नेम सिस्टम, जिसे हम कहते हैं DNS इज़ अ फ़ोन बुक ऑफ द इंटरनेट, यानी ये इंटरनेट का एक फ़ोन बुक होता है। DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर तो सही हो जाएगा, ऑप्शन लगाते भी चलें, डोमेन नेम सिस्टम भी कहते हैं, और ये इंटरनेट पर एक फ़ोन बुक की तरह काम करता है। ह्यूमन एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑनलाइन थ्रू द डोमेन नेम, यानी कोई भी मनुष्य इंटरनेट पर कोई भी इंफॉर्मेशन या ऑनलाइन कोई चीज़ सर्च करता है वो डोमेन नेम के माध्यम से सर्च करता है। जैसे times.com, जैसे उनने क्या लिखा, times.com लिखा या facebook.com लिखा। वेब ब्राउज़र इंटरेक्ट थ्रू द इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये इंटरेक्ट करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ में, एड्रेस यानी एड्रेस के साथ में। DNS ट्रांसलेट डोमेन नेम टू IP एड्रेस, DNS का काम क्या होता है, ये डोमेन नेम को IP एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। सो ब्राउज़र कैन लोड इंटरनेट रिसोर्सेज, तो इस के कारण आपका इंटरनेट रिसोर्सेज जो होते हैं वो आपके ब्राउज़र पर लोड हो जाते हैं। तो DNS का मुख्य काम क्या होता है, ये ट्रांसलेट करता है किसको, डोमेन नेम को, किसको, डोमेन नेम को IP एड्रेस में ये ट्रांसलेट कर देता है। जैसे मान लिया हम times.com, timesIndia.com या इस तरीके से हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो ये तो आपको इंटरनेट को नहीं पता है, इसको ये जो भी इंफॉर्मेशन आपके इंटरनेट पर सेव होते हैं वो IP एड्रेस में सेव होते हैं, यानी IP एड्रेस पर वो सेव होते हैं, या IPv4 हो या IPv6 हो। जब हम इसको सर्च करते हैं तो ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, IP एड्रेस में। कौन कन्वर्ट करता है, DNS ट्रांसलेट कर देता है। तो DNS का काम यही है, इसे हम डोमेन नेम सिस्टम के नाम से जानते हैं। DSL इज़ अ टाइप ऑफ द कनेक्शन, DSL किस प्रकार का एक टाइप है, तो DSL जो होता है वो ब्रॉडबैंड के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए, ब्रॉडबैंड के लिए यूज़ किया जाता है। तो DSL का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या डिजिटल सब्सक्राइबर लूप इज़ अ कम्युनिकेशन मीडियम
which is used to transfer internet through copper wire telecommunication line along with the cable internet. DSL is one of the most popular way ISP provider broadband internet access, यानी इसके माध्यम से हम ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन को यानी एक्सेस कर सकते हैं ISP के, कोई भी ISP हो आपका। तो ब्रॉडबैंड आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नेटवर्क विथ 25 कंप्यूटर व्हिच टोपोलॉजी वुड रिक्वायर द मोस्ट एक्सपेंसिव केबलिंग, यानी अगर हमें 25 कंप्यूटर एक साथ जोड़ना है तो सबसे ज़्यादा केबलिंग किस में ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टार टोपोलॉजी में हमने बताया था एक हब लगे होते हैं और इस हब के माध्यम से सारे के सारे आपके कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। ये आपका आपने डिवाइस ले लिया और जितना कंप्यूटर आपको जोड़ना है उतना आपने केबल ले लिया, तो ये आपका ज़्यादा महंगा आपका नहीं पड़ता। मेश टोपोलॉजी जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये आपका इस तरीके से कंप्यूटर हो गया, यहाँ पर कंप्यूटर हो गया, यहाँ पर कंप्यूटर हो गया और यहाँ पर कंप्यूटर, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं और प्रत्येक कंप्यूटर के साथ में ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। इसमें केबल की आवश्यकता ज़्यादा होती, केबल की आवश्यकता ज़्यादा होती, इसलिए इसको हम मोर एक्सपेंसिव और मोर विश्वसनीय टोपोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या सही हो जाएगा, मेश टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होता है, बस टोपोलॉजी में एक केबल लगे होते हैं और इस केबल के माध्यम से आपके सारे के सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बस टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें भी केबल की संख्या आपकी कम होती है, ये छोटे नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। रिंग टोपोलॉजी में सारे के सारे कंप्यूटर एक रिंग की तरह आपके अटैच होते हैं, ऐसे आपके, इसको हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। Which of the following device is responsible for the forwarding data package between the computer on network, यानी कौन सा डिवाइस ऐसा है जो डेटा पैकेज को फॉरवर्ड करता है बिटवीन द कंप्यूटर ऑन नेटवर्क, यानी नेटवर्क में कंप्यूटर के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने का काम किस डिवाइस का होता है। तो यहाँ पर देखो रिपीटर दिया गया है, मॉडेम दिया गया है और राउटर दिया गया है और हब दिया गया है। रिपीटर को हम पहले समझते हैं, रिपीटर का काम होता है ये सिग्नल को रीट्रांसमिट करना या रीजनरेट करना। जैसे मान लिया आपका सिग्नल ये रहा और कुछ समय के बाद में ऐसे ये सिग्नल वीक होता चला जाता है, यहाँ पर अगर हम रिपीटर लगाते तो ये सिग्नल फिर एक्चुअल सिग्नल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसका हम रिपीटर का यूज़ करते हैं। मॉडेम का क्या होता है, मॉडेम का काम होता है मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन, ये डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है, कौन सा, मॉडेम। राउटर का जो काम होता है ये डेटा पैकेज को ट्रांसफ़र करने के लिए यानी फॉरवर्ड करने के लिए, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फॉरवर्ड करने के लिए राउटर का यूज़ किया जाता है। राउटर के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। और राउटर is a networking device that forward data package between the computer network, ये किसके बीच में, कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में डेटा को फॉरवर्ड करने का लिए यूज़ किया जाए। राउटर परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टली फंक्शंस ऑन द इंटरनेट, यानी जो राउटर होता है वो डायरेक्टली इंटरनेट पर वो काम करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। हब के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हब क्या होता है, हब एक डिवाइस होता है, नेटवर्किंग डिवाइस, जो मल्टीपल पोर्ट को या मल्टीपल कंप्यूटर या मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो हब का हम उसके लिए यूज़ करते हैं। Which protocol is used for the audio and video over IP नेटवर्क, यानी इंटरनेट पर ऑडियो और वीडियो के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। तो BGP और RTP, UDP और SMTP जो है वो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इससे कहा जाता है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ अ TCP प्रोटोकॉल यूज टू सेंडिंग एंड द रिसीविंग ईमेल, ये मेल को सेंड करने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। UDP जो है वो यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, जिसे हम UDP के नाम से जाते हैं। इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ अक्रॉस द इंटरनेट, यानी इंटरनेट पर ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाता है।
दूसरा है आपका RTP। RTP जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल इज डिज़ाइन टू हैंडल रियल टाइम ट्रैफिक लाइक ऑडियो और वीडियो। यानी ये रियल टाइम ट्रैफिक को हैंडल करता है, जैसे आपका ऑडियो हो या वीडियो हो ऑफ द इंटरनेट, इज़ नोन एज रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इसे हम रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ऑडियो या वीडियो को ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, RTP। BGP का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ये भी आप समझते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन सिस्टम फॉर पेइंग बिल। यानी बिल भुगतान करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम का लाभ क्या है, क्या लाभ इससे होता है? तो सबसे पहला इजी एंड कन्वीनियंट, यानी आसानी से और सुलभता के साथ में आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। व्हेन यू सेटअप एन ऑटोमेटिक ऑनलाइन बिल पेमेंट अकाउंट, आप ऑटोमेटिक बिल अमाउंट पेमेंट को सेटअप कर सकते हैं कि शेड्यूल कर सकते हैं। यू अलाउ रिक्वायरिंग पेमेंट टू द विड्रॉ फ्रॉम योर अकाउंट ऑन द मंथली बेसिस अगेंस्ट योर बिल। यानी आप अपने बिल को कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी उसको सेटअप कर सकते हैं कि वो मंथली बेसिस पर आपके अकाउंट से विड्रॉ हो जाए, निकल जाए, डिटेक्ट हो जाए, उसको हम कर सकते हैं, इस तरीके से शेड्यूल कर सकते हैं। और क्या है, सिक्योर एंड सेव योर मनी, आपके मनी को सिक्योर रखता है और सुरक्षित रख सकता है। रिवार्ड यू, और आपको रिवार्ड मिल सकता है। हेल्प योर क्रेडिट स्कोर, और ये आपके क्रेडिट स्कोर में भी हेल्प करता है। तो ऑनलाइन पेमेंट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो बिल पे इज़ सिक्योर, ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिल पे इज़ कन्वीनियंट, और विल सेव टाइम, सेव योर टाइम, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही, सभी सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ एबव। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर करेक्ट लगा लेंगे। OLX इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, OLX किसका एग्जाम्पल है? तो पहले तो आप समझ लेते हैं B2B। B2B में क्या होता है कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को कोई सामान या सर्विसेज बेचता है, तो वो मॉडल क्या कहलाता है? B2B कहलाता है। B2C में क्या होता है, एक बिजनेसमैन किसी कस्टमर को सामान अगर बेचता है, नॉर्मली इसी तरीके से होता है, कोई बिजनेसमैन कस्टमर को ही सामान बेचता है तो उसको हम B2C के नाम से जानते हैं। C2C में क्या होगा, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को अगर हम सामान बेचता है, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को अगर सामान बेचता है तो वो C2C कहलाएगा। यानी दोनों तरफ खरीदने वाला भी कस्टमर और बेचने वाला भी कस्टमर जो होता है उसको हम C2C कहते हैं। और OLX का ये एग्जाम्पल है, OLX, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। C2B का एग्जाम्पल क्या है, यानी ऐसा सर्विस जो किसी कस्टमर के द्वारा बेचा जाए किसी बिजनेसमैन को, तो उसको हम C2B कहते हैं। जैसे ज़्यादातर लोग किसान होते हैं, किसान अपने गन्ने को या फसल को या धान गेहूँ जो भी होता है वो बिजनेसमैन को बेच देते हैं। मान लिया गन्ने की खेती कर रहे हैं तो गन्ना क्या करेंगे, गन्ना वो किसी बिजनेसमैन को बेच देंगे। बिजनेसमैन क्या करेगा, उसको अपना यूज़ करेगा। लेकिन कस्टमर, ये जो किसान होते हैं ये कोई बिजनेसमैन नहीं होते, ये एक कस्टमर होते हैं, और कस्टमर अपना सामान किसको बेच रहा है? बिजनेसमैन को। तो इस तरीके से जो होगा वो आपका C2B के अंतर्गत कहलाया गया। यहाँ पर B2B में जो एग्जाम्पल आते हैं वो अमेजॉन आते हैं। अमेजॉन को किसने डेवलप किया गया? जेफ बेजोस के द्वारा। इंडिया मार्ट आता है, दिनेश अग्रवाल ने डेवलप किया। अलीबाबा, जिसे जैक मा ने 1999 में इसको डेवलप किया गया। तो ये सारे के सारे B2B में आते हैं। B2C में आपका क्या आता है? amazon.com आता है। C2B में क्या आता है? monster.com और timesindia.com। और C2C में क्या आता है? OLX.in या OLX.com। तो ऑप्शन नंबर सी OLX आ जाएगा। OLX C2C मॉडल के अंतर्गत आता है। Which of the following is the first graphical web browser? पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है? www, मोज़िक, ओपेरा या फायरफॉक्स? तो पहला जो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है उसको हम कहते हैं मोज़िक। अब पहले तो समझ लेते हैं, टिम बर्नर्स-ली जो है वो फर्स्ट वेब सर्वर और ग्राफिकल वेब ब्राउज़र 1990 में इसको डेवलप किया गया था। मोज़िक जो है वो उस फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है जिसको डेवलप किया गया था मार्क एंडरसन के द्वारा। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र डेवलप किया गया था, तो मोज़िक आपका सही हो जाएगा। ओपेरा जो है, ओपेरा सॉफ्टवेयर के द्वारा डेवलप किया गया, 10 अप्रैल 1995 में इसको डेवलप किया गया था। मोज़िला फायरफॉक्स जो है ये मोज़िला फाउंडेशन के द्वारा डेवलप किया गया, 23 सितंबर 2002 को इसको डेवलप किया गया था।
व्हाट इज़ द बैंडविथ इन द कंप्यूटर नेटवर्क, यानी बैंडविथ क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, बैंडविथ क्या होता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द डेटा ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट कनेक्शन इन अ गिवन अमाउंट टाइम, यानी एक निश्चित समय में इंटरनेट पर कितना डेटा ट्रांसमिट होगा उसी को हम क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। और इसको हम कह सकते हैं मैक्सिमम डेटा रेट ट्रांसफर, यानी निश्चित समय में कितना अधिकतम ये डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम डेटा रेट ट्रांसफ़र, इसी को हम बैंडविड्थ के नाम से जानते हैं। Which of the following is a search engine developed by the Microsoft? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया सर्च इंजन का नाम क्या है? तो पहला तो आपका यांडेक्स जो है वो सर्च इंजन है, डकडकगो सर्च इंजन है, या अल्टा विस्टा ये भी सर्च इंजन है, और बिंग जो है ये भी सर्च इंजन है। तो बिंग जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही डेवलप किया गया। Bing is a newer search engine, almost the mentioned search engine. It is the developed by the Microsoft Corporation in 2009. ये 2009 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया था। इट इज़ रिलीज मोस्टली एमएसएन माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क सर्च इंजन ऑफ इट्स ओन डेवलपर द टीम। दिस इज़ वेरी इंटैक्ट एंड यूज़र फ्रेंडली सर्च इंजन। ये तो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो डेवलप किया गया सर्च इंजन है वो बिंग है। डकडकगो के बारे में समझ लेते हैं। डकडकगो को गैरलियन वेनबर्ग के द्वारा फरवरी 2008 में लॉन्च किया गया था। डकडकगो को फरवरी 2008 में लॉन्च किया गया था। डकडकगो अपने यूज़र की गतिविधियों को ट्रैक नहीं करता। डकडकगो क्या होता है, अपने यूज़र की गतिविधियों को ये ट्रैक नहीं करता, इसलिए डकडकगो सर्च इंजन के रिजल्ट सभी यूज़र के लिए एक समान होते हैं या पर्सनलाइज्ड रिजल्ट नहीं दिखाते। यानी जब भी आप कोई चीज़ सर्च करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक समान ही दिखाई देंगी, ये चेंज आपके नहीं होते हैं। अल्टा विस्टा क्या होता है? अल्टा विस्टा याहू का एक वेब सर्च इंजन है। याहू का एक वेब सर्च इंजन है। इसे 1995 में पॉल फेरांटी और लोनियस मोनियर और माइकल ब्राउज जेफरी ब्लेक ने डेवलप किया था। इतने लोगों ने मिलकर इसको डेवलप किया। यांडेक्स जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी समझ लें। यांडेक्स जो होता है, यांडेक्स सर्च इंजन इज सर्च इंजन, यानी यांडेक्स जो सर्च है वो एक प्रकार का सर्च इंजन है। इट इज़ ओन बाय द यांडेक्स। ये किसके द्वारा बनाया गया है? यांडेक्स के द्वारा बनाया गया है। बेस इन रशिया, ये रसिया पर आधारित है, यानी रशिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इन द जनवरी 2015 यांडेक्स सर्च इंजन जनरेट 51.2% of all the search traffic in the Russia according to the live internet. Yandex search engine launched by the Comtech 2000 में इसको यांडेक्स के द्वारा डेवलप किया गया था। यानी इसका मतलब यह है कि यांडेक्स जो है इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। किसके 2015 में इसको लॉन्च किया गया है। और 2000 में एक सर्वे हुआ था। 2000 में एक सर्वे हुआ था। इस सर्वे में किसने किया गया? लिव इंटरनेट के द्वारा सर्वे किया गया था। लिव इंटरनेट के द्वारा जो सर्वे किया गया वो रसिया में यानी रूस में 51% यूज़र वो यांडेक्स चलाते हैं, गूगल नहीं चलाते। वो गूगल सर्च इंजन नहीं चलाते हैं। वो रसिया में पूरा 51% कौन चलाता है? रशिया में यांडेक्स चलाते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाने वाला सर्च इंजन है वो गूगल है। वॉचिंग ऑनलाइन वीडियो इज कॉल्ड, यानी ऑनलाइन वीडियो देखना क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं स्ट्रीमिंग। यानी ऑनलाइन वीडियो अगर हम देख रहे हैं या ऑनलाइन हमें कहीं पर ऑनलाइन हम कोई रिकॉर्ड चीज़ कर रहे हैं तो उसको हम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के नाम से जानते हैं। व्हाट डज IP मीन्स इन इंटरनेट, यानी IP का अर्थ क्या होता है इंटरनेट में? तो IP हमने बताया था दो तरीके से IP होते हैं। एक तो IPv4 होता है और एक IPv6 होता है। IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है। IPv6 जो होता है वो 128 बिट का होता है। ठीक है ना। IPv4 जो होते हैं
उसमें आपके 192.168.100.254 इस तरीके से 4 भागों में डिवाइड होते हैं और प्रत्येक को डॉट से अलग किया जाता है। किससे अलग किया जाता है? डॉट से अलग किया जाता है। और हेक्साडेसिमल यानी जो IPv6 हो गए उसमें हेक्साडेसिमल डिजिट लिखे जाते हैं और एक ऑक्टेट में 4 कैरेक्टर होते हैं और हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं एक ऑक्टेट में। और इसमें टोटल कितने होते हैं? 8 भाग। जैसे इसमें 4 भाग होते हैं, इसमें 8 भाग होते हैं। तो IP एड्रेस को क्या कहते हैं, यानी दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? तो इसको हम लॉजिकल एड्रेस के नाम से जानते हैं। IP एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस के नाम से जानते हैं। और मैक एड्रेस जो होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल जिसे कहते हैं, उसको हम फिजिकल एड्रेस के नाम से जानते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, फिजिकल एड्रेस के। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।